चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज इन स्पेस और ऑन प्लेन ऑफ पेपर। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइंस या कर्व्स हैं जो पेपर पे बना सकते हैं या स्पेस में हम इमेजिन कर सकते हैं, जो हमें किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में किसी पॉइंट पर बताएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके बारे में दोनों चीजें बतानी है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका क्या डायरेक्शन। तो जो डेंसिटी होगी लाइंस की किसी भी जगह पर, अगर डेंसिटी ज्यादा है लाइंस की किसी जगह पर तो वहां पर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्गर है। जहां पर डेंसिटी कम होगी लाइंस की वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। दूसरा, उन लाइंस या कर्व्स के टेंजेंट अगर मैं बनाता हूं किसी जगह पर तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल गिव मी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, यह बात मैंने कल आपको बता दी थी। दूसरा, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है, ठीक है, तो उससे लाइंस शुरू होंगी और खत्म कहां होंगी? इन्फिनिटी पर, क्योंकि एक आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम है फाइनाइट, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर जाकर के ही जीरो होगी और इन्फिनिटी पर जाके जीरो होगी मतलब इन्फिनिटी पे लाइंस खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं है तो हमने कहा है लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर खत्म हो रही है तो वहां पर लाइंस भी क्या होनी चाहिए? खत्म होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज है, बॉडी है कोई फाइनाइट, तो उसकी लाइंस इन्फिनिटी से शुरू होंगी और किसके ऊपर खत्म होंगी? नेगेटिव चार्ज बॉडी के ऊपर। क्लियर इतनी बात? फिर मैंने आपको कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी, फील्ड लाइंस किसकी वजह से? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। मैंने कहा था पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर व्हाट? स्फेरिकली रेडियल। आउटवर्ड नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकली रेडियल इनवर्ड्स। इनफाइनाइट लीनियर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट थिन वायर की वजह से सिलिंड्रिकली रेडियल आउटवर्ड अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, सिलिंड्रिकली रेडियल इनवर्ड अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। एक इनफाइनाइट शीट की वजह से बताया था यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताई थी मैंने? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है, डेंसिटी और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो हर जगह लाइंस की डेंसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। लाइंस की डेंसिटी अगर सेम है तो लाइंस मस्ट बी व्हाट? इक्वी स्पेस्ड, मतलब पैरेलल होनी चाहिए और इक्वी स्पेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात ये हमने बात करी थी। फिर मैंने एक और चीज बोली थी कि क्योंकि अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, मान लो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, पॉइंट चार्ज है यहां पे प्लस क्यू, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। लेकिन एक चीज देखो, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है। देख लो डेंसिटी कम हो रही है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये एक बड़ा सा एरो, फिर उससे थोड़ा सा छोटा एरो, फिर उससे थोड़ा सा छोटा एरो, फिर उससे भी 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 छोटा एरो। मतलब मैं क्या कहूंगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उनकी लेंथ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां मैग्नीट्यूड ज्यादा, यहां कम, यहां कम, यहां और कम और कम, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। क्लियर इतनी बात? अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। ELOF exert lateral pressure on each other। देखो ये सारे ऑब्जर्वेशन है बेटा, इनका कोई कारण नहीं है, पहले ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई थी किसी सिस्टम की वजह से, उनसे जो हमने स्पेस में जो इमेजिनरी लाइंस बनाई उनको देख के जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बना रहा हूं मैं। ठीक है, ELOF एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। जैसे मैं कहूं मेरे पास ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है,
जरा देखो, आप ऐसे देखो, ये लाइंस जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर हो रही हैं। जरा देखो, यहां पर ऐसे थी, यहां पे और दूर हो गई, यहां पर और दूर हो गई, ठीक है, इतनी बात। तो अब इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस जैसे जैसे सिस्टम ऑफ चार्ज से हम दूर जाएंगे एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करके क्या हो रही हैं, दूर हो रही हैं। तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। लेकिन ये तब जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्योंकि स्पेस क्या रहता है, सेम रहता है भाई, लाइंस के बीच में स्पेस क्या रहता है, सेम रहता है हर जगह। तो हम वहां पर कहेंगे कि लेटरल प्रेशर क्या है, नहीं है, वहां पर एक्सर्ट नहीं हो रहा लेटरल प्रेशर। लेकिन यहां पर लेटरल प्रेशर क्या हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, तभी इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो रही है, दूर दूर हो रही है। ठीक है, इतनी बात। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज, कोई एक सिस्टम ऑफ चार्ज है हमारे पास, और गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज ELOF कैन नेवर intersect with each other. For given system of charge ELOF can never intersect with each other. अब देखो जरा इसका मतलब क्या है। मान लो अगर किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये है और एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये है। एक बात बताओ, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक होगा कि नहीं होगा? भाई अगर मैं एक सिस्टम ऑफ चार्ज हूं और मैं इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो या तो इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा या इधर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता उसकी 10 डायरेक्शन हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पर यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, इतनी बात। तो अब अगर ये दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस पॉइंट पर देखो, आप ऐसे देखो, इस पॉइंट पर टेंजेंट अगर मैं बनाता हूं तो टेंजेंट ये भी हो सकता है और टेंजेंट ये भी हो सकता है। ये दो टेंजेंट हैं, और अगर ये दो टेंजेंट हैं इसका मतलब इस पॉइंट पर सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहानी हो गई? फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज ELOF can never intersect with each other because at given point in space due to system of charge E electric field is unique, therefore two tangents are not possible। अगर दो टेंजेंट आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बिकॉज एट गिवन पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज E is unique, therefore two tangents are not possible। ये पॉइंट आ गया, टू टेंजेंट्स आर नॉट पॉसिबल। क्लियर है? अब किसी को दिक्कत हो तो अभी बता दो भाई इस पॉइंट पे। अब क्या कहानी है, ये पॉइंट आ गया, इसके बाद एक और पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज are या system of charge will not have sharp turns। मैं क्या कह रहा हूं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज विल नॉट हैव शार्प टर्न्स। ऐसा क्यों? जरा देखो, अगर कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ऐसे और अचानक ऐसे हो गई, अगेन गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई बेटा? जरा देखो, इस पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल हो गए, एक ऐसे और एक ऐसे। अगेन सेम कारण,
कि भाई किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिक होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन लेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं लिख देता हूं, दैट इज ई वेक्टर एट पॉइंट शुड बी यूनिक E vector at a point should be unique. Therefore, ELOF can't have sharp turn, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या आ रहे हैं, दो डायरेक्शन पॉसिबल हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। अब ये कहानी आ गई। दूसरी चीज, इसके बाद अगली चीज क्या आती है बेटा, जरा देखो। कुछ लोग ELOF की डेफिनेशन क्या देते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोड़ दें, तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन, जिस रास्ते पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चलेगा, वो देखो मैं बताता हूं। मेरे पास मान लो ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसकी वजह से मान लो ELOF ये है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसा है। क्या बोला गया कि अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिलीज कर दूं, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जिस रास्ते पे ये चलेगा वो रास्ता इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से ELOF होगा इस सिस्टम का। ठीक है, इतनी बात, मेरी बात क्लियर है। ये मैं क्या कह रहा हूं कि एक मेरे पास ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, मैंने यहां पर ये एक टेस्ट चार्ज छोड़ दिया, तो जिस रास्ते पे ये चलेगा वो रास्ता इस सिस्टम का ELOF होगा। कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बात सही नहीं है। ठीक है, इतनी बात। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं सही है, आप ऐसे देखो, मैं पहले लिख देता हूं क्या सही है। इफ टेस्ट चार्ज, कैसा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड ऑन ELOF, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम ELOF पे छोड़ देते हैं, देन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मे और मे नॉट फॉलो पाथ ऑफ ELOF। मैं ये कह रहा हूं, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब जरा एक काम करते हैं, देख लेते हैं कब करेगा कब नहीं करेगा। आप ऐसे देखो, अगर ये प्लस Q पॉइंट चार्ज है तो इसकी ELOF कैसी होंगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। अब अगर मैंने यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रखा, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसी रास्ते पे चलेगा। इसको रेस्ट से छोड़ा है, ऐसे चलेगा, यहां पर तो ऐसे चलेगा, सीधे चलता जाएगा। तो इस केस में किस पे चल रहा है, ELOF पे चल रहा है, हाँ या ना, क्योंकि फोर्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, हमेशा इधर की तरफ है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर हमेशा इधर की तरफ है तो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, टेस्ट चार्ज follows path of ELOF when released only if ELOF are straight lines, तब तो ये चलेगा। लेकिन मान लो ELOF ऐसा है,
ऐसा मान लेते हैं, ये ELOF है हमारे पास, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये ELOF है। अब जरा देखो, अब मैंने टेस्ट चार्ज यहां से छोड़ा रेस्ट से, तो एक बात बताओ, पहले ये ऐसे चलेगा, सीधे ऐसे चलेगा। जब ये यहां पहुंचेगा बेटा, किस पे फोर्स लग रहा है, जब ये यहां पहुंचेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि फोर्स लगता हुआ आ रहा है, वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई। लेकिन इसके बाद जो इस पे टेंजेंट बन रहा है वो ऐसा बन रहा है, तो Q0 इंटू ई ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन भी इधर ही हो गया। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल आ गया तो ये कुछ प्रोजेक्टाइल जैसा बनेगा, यहां पर ऐसे करके कुछ चला जाएगा। तो अब ये ELOF पे नहीं गया। अब ELOF पे नहीं गया तो हम क्या कह सकते हैं, टेस्ट चार्ज डू नॉट फॉलो path of ELOF when it is released on curved ELOF। जब किस पे रिलीज किया गया, कर्व्ड ELOF पे। क्लियर है इतनी बात। ये हमारा अगला पॉइंट आ गया ELOF का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक चीज और करते हैं बेटा, मिटा दें इसे। इसके बाद अब जरा देखो, अब एक और चीज देखो, अगर हमारे पास ये प्लस Q पॉइंट चार्ज है तो इससे R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, और मैग्नीट्यूड में कितना, KQ/R²। पक्का, ठीक है। अगर एक प्लस 3Q पॉइंट चार्ज है और R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से E ड्यू टू प्लस Q ड्यू टू प्लस 3Q कितना होगा, K इंटू 3Q/R²। हाँ या ना। तो एक बात बताओ, इससे R दूरी पे अगर नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इससे R दूरी पे अगर नंबर ऑफ ELOF मान लो Z है, तो इस वाले से R दूरी पे नंबर ऑफ ELOF कितना होना चाहिए, 3Z होना चाहिए। हाँ या ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या, थ्राइस है। क्लियर है। अब हम एक चीज और कह सकते हैं कि कुछ किताबें एक और चीज लिखती हैं कि अगर कोई चार्ज सिस्टम है तो उससे इनफाइनाइट लाइंस ऑफ फोर्स उससे निकल सकती हैं या उस पर खत्म हो सकती हैं। अगर कोई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है तो उससे इनफाइनाइट लाइंस निकल सकती हैं, और कोई आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज सिस्टम है तो उस पर इनफाइनाइट लाइंस खत्म हो सकती हैं। बिल्कुल ही गलत बात है। लाइंस जो निकलेंगी वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के जरा देखो, यहां पर कितनी है, Z है, यहां कितनी है, 3Z है। तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ ELOF इमर्जिंग फ्रॉम, मैं आपको एग्जैक्ट रिजल्ट बता देता हूं अभी, बाद में प्रूव कर लेंगे गॉस लॉ में। नंबर ऑफ ELOF इमर्जिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज सिस्टम is equal to magnitude of charge upon electrical permittivity of medium। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अगर वैक्यूम है तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। और अगर कोई मीडियम है तो क्या आ जाएगा, अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से नंबर ऑफ ELOF टर्मिनेटिंग ऑन नेगेटिव चार्ज सिस्टम इज Q अपॉन परमिटिविटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन
परमिटिविटी। अब चलो, अब देखो बेटा, ये आ गया अपने पास। अब इतनी बात हो गई। अब हम एक और काम करते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो मैं आपको बता रहा था कि पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकली रेडियल, लीनियर इनफाइनाइट सिस्टम के लिए सिलिंड्रिकली रेडियल, यूनिफॉर्म के लिए इक्वल, इक्वी स्पेस्ड एंड पैरेलल, वो सब बन कैसे रहा है, अब हम थोड़ा सा वो बात कर लेते हैं। जरा देखो, मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया। अब लाइंस ऑफ फोर्स बनती कैसे हैं पहले ये देख लें, ठीक है, इतनी बात। या पहले हम डाइपोल की जगह एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। ये हमारे पास प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, इतनी बात, हेल्ड, पकड़ के, हेल्ड एंड वेरी, मतलब हेल्ड, ठीक है, इसको होल्ड कर दिया। होल्ड कर दिया तो जरा देखो, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा कूलम्स, वो ऐसे लग रहा होगा, और जो मैंने एक्सटर्नल लगाया होगा, इधर लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, ठीक है, इतनी बात। अब मैं इसको टेस्ट चार्ज को वेरी स्लोली मूव होने देता हूं। उसके लिए मुझे हमेशा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और हर मोमेंट पे एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड एफ कूलम्स के बराबर होगा। तो ये कैसे चलेगा बेटा, ये इस रास्ते पे चलेगा कि नहीं चलेगा, हाँ या ना। तो मैंने, ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई इस डायरेक्शन की। इसी तरीके इस तरफ कर दिया मैंने, इसी तरीके से इस तरफ कर दिया, इसी तरीके से मैंने इस तरफ कर दिया। ऐसा काम आपने 9th 10th में करा है। 9th 10th में आपने एक बार मैग्नेट लिया था स्कूल में, जो पेपर पे रखते थे, और कंपास पकड़ते थे और उस कंपास को स्लोली स्लोली चलने देते थे। तो कुछ ऐसे करके आपने लाइंस ड्रॉ की थी, अगर आपको याद हो, करी थी ऐसी, ठीक है। तो वही काम मैं यहां कर रहा हूं। ये हमारा कंपास जैसा हो गया, और ये बार मैग्नेट जो सा हो गया, इसको धीरे धीरे पकड़ के चलने दिया मैंने, तो ऐसे चला जाएगा। तो ये लाइन ऑफ फोर्स हो गया, ऐसे चला जाएगा, लाइन ऑफ फोर्स हो गया, ये लाइन ऑफ फोर्स हो गया। इस तरीके से मैंने प्लॉट कर दी, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं बेटा। मैंने क्या करा, एक माइनस क्यू, या एक प्लस क्यू, और एक ये माइनस क्यू। ये एक डाइपोल जैसा सिस्टम है या नहीं है। अब मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना चाहता हूं पेपर पे, क्योंकि बोर्ड पे करना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस जगह पे इस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो ऐसे है E1, और माइनस क्यू की भी ऐसे है E2। E2 थोड़ा छोटा होगा क्योंकि दूर है यहां से, और E1 बड़ा होगा, लेकिन नेट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो नेट कैसा आ गया, इन दोनों का वेक्टर सम, ये आ गया। फिर अगर मैं यहां आता हूं बेटा, तो ये E1, ये E2, इन दोनों का सम, ये भी ऐसे ही आ गया। इसका मतलब अगर मैं इस लाइन पे ड्रॉ करूं, चलो यहां बना देता हूं उसको अलग से, ये तो सिर्फ डायग्राम, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो इनके बीच में जो लाइन ऑफ फोर्स होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे हो गई कि नहीं हो गई, हाँ या ना, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो इनके बीच में हो गई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं यहां जानना चाहता हूं सपोज इस जगह पे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे E1 वेक्टर, और इसकी वजह से ऐसे इट इज व्हाट E2 वेक्टर। थोड़ा सा छोटा होगा E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। अब अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर ऐसा आने वाला है, ये आने वाला है।
ये डायरेक्शन किसी कर्व का क्या है, टेंजेंट है। तो जरा देखो, ये मैंने यहां पर ऐसे करके कर्व बना दिया। इसके बाद अगर मैं अब इस जगह पे आ जाऊं बेटा, इस जगह पर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E1 वेक्टर, इसी तरीके से यहां पर कैसा E2 वेक्टर। E2 वेक्टर थोड़ा सा छोटा होगा बेटा, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, ये आ गया। अब जरा देखो, मैं इस कर्व को धीरे धीरे लेके गया ऐसे आगे, ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। अगर मैं यहां आ जाऊं बिल्कुल बीच में, तो जरा देखो, ये E1 वेक्टर, ये E2 वेक्टर, दोनों बराबर, क्योंकि बिल्कुल बराबर दूरी पे यहां से और यहां से E2 वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे आ जाएगा ऐसे E। तो ये कर्व कैसा हो जाएगा, ये रेड वाला कर्व ऐसे करके जाते जाते घूमते घूमते ऐसे होकर के ऐसे करके कुछ ऐसे चला जाएगा। ये ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो मैं क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे, ऐसे, ऐसे होता जाएगा। क्लियर? सेम वे नीचे भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही। अब एक चीज और है इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या है, अगर प्लस क्यू 100 लाइंस निकल रही है प्लस क्यू से, तो माइनस क्यू पे खत्म कितनी होंगी, 100 ही होंगी। तो इस केस में क्योंकि इससे 100 निकल रही है और इस पे 100 खत्म हो सकती हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बराबर है, डायरेक्शन और नेचर में क्या अपोजिट है। तो हमने पढ़ा था कि प्लस क्यू चार्ज कितनी लाइनें निकालेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू पे कितनी खत्म होंगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऑल लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम प्लस क्यू विल टर्मिनेट ऑन माइनस क्यू। ऐसा कुछ, ठीक है? इतनी बात। ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऊपर से कहीं से आएगी जो बोर्ड में जगह नहीं है, ठीक है? इतनी बात। तो अब जरा देखो, ये अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे डायग्राम से बना के दिखा रहा हूं, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी दूंगा मैं अभी आपको 2 मिनट बाद। हालांकि हमारे 12th के सिलेबस में मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन फिर भी हम करेंगे। अब मेरी बात सुनो, डाइपोल के लिए एक ये प्लस क्यू और एक ये माइनस क्यू। अब मजेदार बात देखो, जितनी लाइनें इससे निकलेंगी वो सारी इस पे खत्म होनी है, हमने अभी पढ़ा था। ये बात क्लियर सबको कि जितनी लाइनें प्लस क्यू से निकलेंगी उतनी ही लाइनें सारी की सारी माइनस क्यू पे खत्म होंगी। चैट बॉक्स में लिखो भाई यस और नो। तो अब जरा देखो कैसा होगा, बना लेते हैं प्रॉपर। मैं अब लाइंस बना देता हूं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लेंगे। ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। तो जितनी इससे निकलेंगी उतनी सारी की सारी इस पे खत्म होंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नीचे भी बनेगा, तो मैं नीचे नहीं बना रहा हूं बेटा, ठीक है? क्यों बार बार बनाया? अब जरा देखो मैंने सही बनाया गलत बनाया वो चेक कर लेते हैं। आप ऐसे देखो, इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब जरा चेक करते हैं, इसकी वजह से, ओहो कहां जा रहा है, इसकी वजह से देखो ये E1 वेक्टर, और इसकी वजह से बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्या आएगा, E2 वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट आएगा एंगल बाइसेक्टर पे आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम यहां देखें इस जगह पे, तो इसकी वजह से E1 वेक्टर और इसकी वजह से E2 वेक्टर मैग्नीट्यूड में छोटा होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, E वेक्टर। तो बिल्कुल सही बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो एग्जैक्टली क्या बन गया, सही रिजल्ट बन गया। क्या कहते हैं, डाइपोल की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस टाइप से बनेंगी। आपको दिख रहा है सबको? यस करो। ये कहानी आ गई हमारे पास। अब और देख लेते हैं बेटा। सपोज हमारे पास एक
प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है और एक दूसरा भी प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इतनी बात। अब मजेदार बात देखना, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। आपको एक बात पता है, मिड पे, बिल्कुल मिडल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ उतनी और इसकी भी उधर की तरफ इतनी, मतलब इस जगह पे कोई भी लाइन ऑफ फोर्स नहीं आना चाहिए। लाइन ऑफ फोर्स इस जगह पे नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। तो ये कैसा पॉइंट हो गया? न्यूट्रल पॉइंट। मैंने क्या करा बेटा, अब जरा एक चीज और देखो, इसकी वजह से अगर 100 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं तो इसकी वजह से भी कितनी निकलेंगी? 100 ही निकलेंगी। ठीक है, इतनी बात। लेकिन इसकी लाइंस इसके ऊपर खत्म नहीं हो सकती हैं, तो इसकी लाइन कहां खत्म होंगी जाकर के? इन्फिनिटी पे। और इसकी लाइन भी कहां जाके खत्म होंगी? इन्फिनिटी पे। अब एक काम करते हैं बेटा, आप एक काम करो, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, दोनों की वजह से, इसकी वजह से ऐसे और इसकी वजह से भी सेम ऐसे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे? हाँ या ना? ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी बड़े वेक्टर में और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा छोटा वेक्टर, तो जरा देखो रिजल्टेंट कैसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है। हाँ या ना? अब जरा देखो मैं क्या करने वाला हूं, जरा देखो यहां पर क्या आएगा? कुछ ऐसा कर्व, यहां पर कैसा आएगा? कुछ ऐसा कर्व दोनों साइड से। यस और नो? तो अब जरा बनाते हैं, देखो ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू। मैंने क्या करा, मिड पॉइंट से एक ऐसे करके इमेजिनरी सा प्लेन बना लिया ऐसे। अब जरा देखो, इससे लाइंस जो आएंगी, क्योंकि यहां कोई लाइन नहीं पहुंचने वाली, ये निकली, और इससे लाइंस, क्योंकि जब इस प्लेन के पास पहुंच रहे हैं तो लाइन क्या हो जा रही है? बिल्कुल देखो जरा, टेंजेंट हो रही है इसके। बिल्कुल ऐसे ही नीचे भी बन जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, बिल्कुल सेम डायग्राम इस साइड बनेगा। अभी चेक भी कर लेंगे, देखेंगे सही है गलत है। और लाइनें बराबर बनानी बेटा, अगर इधर आपने जितनी लाइन बनाई है उतनी इसकी वजह से इधर भी बनाओगे, क्योंकि दोनों बराबर चार्जेस हैं। सेम ऐसे नीचे, ऐसा। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो मैंने सही करा है गलत करा है वो चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? मैंने ये पॉइंट पकड़ा, इस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है जरा चेक करो, देखो कितना मजेदार। इन दोनों का रिजल्टेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसके टेंजेंट बना है कि नहीं बना है, देखो ब्लू कलर वाला, तो बिल्कुल एग्जैक्टली बन गया कि नहीं बन गया? अरे क्लियर है? तो ये बन गया। ठीक है, तो अब ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू था, बराबर लाइंस निकलेंगी, लेकिन और देखो इस सिस्टम की लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इनकी लाइंस भी, जब हमने डाइपोल लिया था वहां पर भी लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, जैसा हमने पहले पढ़ा था। अब और देखते हैं बेटा, अब एक और चीज देखते हैं। अगर हमारे पास यहां पर एक प्लस 2q है और यहां पर माइनस q है, अब मजेदार बात देखो, इससे लाइंस निकलेंगी इमर्जिंग लाइंस फ्रॉम
प्लस 2q r 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइंस। अभी मैं इनका मैथमेटिकल प्रूफ भी दूंगा जो मैं बना रहा हूं कर्व से, ठीक है, इतनी बात। लाइंस टर्मिनेटिंग ऑन माइनस क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इससे जितनी निकलेंगी आधी यहां खत्म हो जाएंगी माइनस क्यू पे, आधी कहां जाएंगी, आधी इन्फिनिटी पे जाएंगी, क्योंकि इसकी सारी लाइनें यहां खत्म नहीं हो रही हैं, तो आधी कहां चली जाएंगी, इन्फिनिटी पे। तो कर लेते हैं बेटा, इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहेगा। तीन ऊपर तो तीन नीचे बना देते हैं ऐसे। ये हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइनें हैं, तो 7 लाइनें मैं इन्फिनिटी भी ले जाऊंगा। देखो 1, ओहो जगह कम हो गई, 2 3 4 5 6 ये 7, ये कहां जा रही है, इन्फिनिटी पर। चेक कर लो, बिल्कुल सही बनाया मैंने। देखो एक मिनट, आप एक काम करो, इस प्लस 2q की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें जरा, यहां देखते हैं बेटा। ऐसा हो गया और इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो जरा देखो दोनों का रिजल्टेंट मान लो ये आ गया, बना दिया मैंने। देखो जरा कितना बढ़िया रिजल्ट बन रहा है, क्लियर है इतनी बात। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जरा, इस प्लस 2q की वजह से इधर और इस माइनस q की वजह से इधर, लेकिन नेट किधर आ गया, नेट इधर आ गया। आगे कि नहीं आ गया, तो मैंने बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है इतनी बात। ये तो मुझे आता है तो मैं बना रहा हूं आसानी से, ठीक है इतनी बात क्लियर है। अब ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, मिटा दें इसे। चल अब जरा देखो आप लोग, इसके बाद हमारे पास क्या है, अब हम बात करेंगे फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब एक बात बताओ, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये बताया था हमने, ठीक है इतनी बात। अब क्या कहानी है, जैसे हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमें पता है ई वेक्टर इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, E वेक्टर इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर E वेक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल है, तो ऑब्वियस सी बात है ELOF इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आप एक बात बताओ, मैंने बताया भी था, अगर ये पॉइंट चार्ज है प्लस Q, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या थी, स्फेरिकली रेडियल, ऐसी थी। ये क्या था, ELOF, स्फेरिकली रेडियल। और एक बात बताओ, EPS क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या था, ELOF कैसे हो गई, स्फेरिकली रेडियल। और EPS क्या थे बेटा, EPS थे हमारे पास कंसेंट्रिक स्फीयर्स थे या नहीं थे, याद है, दिस इज व्हाट EPS एंड इट इज व्हाट, कैसे थे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स थे। अब एक मजेदार बात बताओ, मजेदार बात क्या है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, स्फीयर। तो इसका मतलब ELOF क्या हो गया,
इस स्फीयर के परपेंडिकुलर हो गया, जो हमने लिखा हुआ है। एक और देख लेते हैं। मेरे पास एक इनफाइनाइट लीनियर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर थी प्लस लैम्डा। इसके जो ELOF होते हैं, हमने कहा था सिलिंड्रिकली रेडियल होता है। अब एक बात बताओ, सिलिंड्रिकली रेडियली आउटवर्ड, अब इसका ये हो गया ELOF हो गया। अब जो EPS है क्या बनाए हम, अगर मैं यहां पर क्या बना दूं, एक सिलेंडर बना दूं, बनाया था हमने, याद है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले लेक्चर मैंने पढ़ा था। इसके EPS क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। तो जरा देखो, ELOF ये क्या हो गए, EPS हो गए। EPS कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, तो ELOF इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। इसी तरीके से हमने कहा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, ELOF पैरेलल इक्वी स्पेस्ड। अब क्या कहानी है, जो हमारे पास EPS थे क्या थे, पैरेलल प्लेन्स। अब इन सब में देखो आपके पास क्या आ रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है क्या, ELOF। ठीक है, इतनी बात। तो एक चीज और हमने जान ली कि ELOF इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं बेटा। अब आते हैं हम ELOF ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज्ड कंडक्टर। ELOF ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज्ड कंडक्टर। अब इसकी बात करते हैं। हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज्ड कंडक्टर है, उसकी ELOF की बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, मेरे पास मान लो ये एक चार्ज्ड कंडक्टर है, तो जो भी एक्सेस चार्ज होगा, हमने पढ़ा हुआ है कहां होगा, सरफेस। मान लो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, कहां पर होगा, एक्सेस चार्ज सरफेस पे, हमने पढ़ा हुआ है, यस और नो। तो एक्सेस चार्ज on surface of conductor with surface charge density sigma इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहां पर रेडियस छोटा वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जहां पर रेडियस बड़ा वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी कम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या कहानी बेटा, एक और चीज बोली थी कि E वेक्टर इनसाइड कंडक्टर इज 0। बोला था कि नहीं बोला था हमने, हाँ या ना, E वेक्टर इनसाइड कंडक्टर इज 0। मैं दोबारा देखो, रिकैप हो रहा आपका ये, ठीक है। दूसरा, पोटेंशियल ऑफ सरफेस ऑफ कंडक्टर इज EPS। ये भी बोला था हमने, याद है कि कंडक्टर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल। कंडक्टर का सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। एज वेल एज V ऑन सरफेस इज इक्वल टू V इनसाइड कंडक्टर। ये भी बराबर होते थे, क्योंकि पूरी कंडक्टर की बॉडी ही क्या होती थी, इक्विपोटेंशियल होती थी। अब मजेदार बात देखो, क्योंकि E अंदर क्या है, 0 है, V इनसाइड इज इक्वल टू VS, और सरफेस पे क्या है, VS है। ठीक है, इतनी बात। अब मजेदार बात देखो,
अगर E अंदर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर के अंदर कभी भी जीरो, कभी भी नहीं होंगे अंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट, ELOF डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर, मतलब नो ELOF इनसाइड कंडक्टर। एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा, ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो इससे लाइंस निकलेंगी जरूर, और कहां खत्म होंगी? इन्फिनिटी पे। ठीक है, इतनी बात। और ये सरफेस कैसा? इक्वी पोटेंशियल है। इक्वी पोटेंशियल है तो इसके सरफेस से लाइंस कैसे निकलेंगी? नॉर्मली निकलेंगी। कैसे निकलेंगी? नॉर्मल। जरा देखो, नॉर्मल। अब आपको लग रहा होगा जब ये नॉर्मल निकल रही हैं तो ये दोनों कट जाएंगी बाद में? नहीं, दे विल एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, सारी प्रॉपर्टीज आएंगी ऑन ईच अदर एंड नेवर इंटरसेक्ट। ये आ गया, 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 सॉरी, ये आ गया। ऐसे जहां पर इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेगा वहां लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करके अपने आप क्या कर जाएगा? दूर दूर हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है ELOF emerge normally from surface of conductor ठीक है, and terminate at infinity। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ELOF do not intersect as they exert lateral pressure on each other। चौथा पॉइंट क्या है? जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर चार्ज इसका मतलब ज्यादा है, तो वहां से लाइंस ज्यादा निकलेंगी। अगर मैं इस जगह को दिखाऊं, यहां रेडियस छोटा है, तो यहां पर मुझे लाइंस ज्यादा दिखानी चाहिए। तो मुझे क्या कहना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ ELOF is greater on surface where या near surface where sigma is large in magnitude। ठीक है, इतनी बात। वहां पर लाइंस क्या निकलेंगी? ज्यादा निकलेंगी, क्योंकि सिग्मा ज्यादा है तो चार्ज भी वहां पर क्या है? ज्यादा है। और नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? चार्ज के मैग्नीट्यूड के होता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमने बात कर ली कंडक्टर के लिए। अब अगर यही कंडक्टर नेगेटिव चार्ज होता तो सारा चार्ज कहां जाता? सरफेस पे। तब भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, सरफेस का पोटेंशियल और अंदर का पोटेंशियल क्या होता? सेम होता। तब लाइंस सरफेस के ऊपर आ रही होती, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ELOF कंडक्टर के अंदर तब भी नहीं होती। ELOF टर्मिनेट नॉर्मली ऑन सरफेस हो जाता, और स्टार्ट कहां से होती? इन्फिनिटी से। ELOF इंटरसेक्ट तब भी नहीं करती, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते एक दूसरे पे, और डेंसिटी ऑफ ELOF तब भी ज्यादा होता वहां पर जहां पर क्या कहते हैं? सिग्मा क्या होता? ज्यादा होता मैग्नीट्यूड में। आप लोगों को यह बात क्लियर है? जरा मुझे यस और नो लिखो जल्दी से। अरे लिखो, चलो ठीक है। अब मैं आज के लेक्चर को यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा वो थोड़ा सा अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि वो भी कंडक्टर पे ही बेस्ड है, ELOF पे। अभी ELOF खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इतनी बात। चलो।
थैंक यू।